गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और आप जेई मेंस में अच्छा स्कोर किए हैं, आप डेफिनेटली अभी ये अच्छा टाइम है जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं डेली 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आता हूँ जेई एडवांस के लिए। तो उन्हीं सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या कह रहा है? अ बॉडी इज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। इट ऑब्जर्व दैट द टाइम ऑफ ascent is half of the descent along the length of the incline. Find coefficient of friction between body and incline. तो यहाँ पे क्या है कि अगर मास m है, कि अगर एक बॉडी एसेंट कर रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन इज इट ऑब्जर्व दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। ये कंडीशन दिया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर मास एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर यहाँ से डिसेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस पर इधर एक्सेलरेशन क्या लगेगा? एक्सेलरेशन की इधर मास, इधर इसका वेट का कंपोनेंट mg इंटू साइन अल्फा लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? डिवाइडेड बाय m करेंगे तो g साइन अल्फा होगा। और अगर बॉडी अगर इधर एसेंट कर रहे, इधर क्या और डिसेंट कर रही है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, डेट इज म्यू इंटू एम इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय मास लिखेंगे, तो म्यू इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एफ नेट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? यह इधर क्या लगेगा एसेंटिंग में? जी साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एसेंट। ये क्या हो रहा है? डिसेंडिंग में टाइम है तो ए डी लिख दिया। डी मतलब डिसेंडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर बॉडी एसेंड कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, तो इधर क्या लगेगा? एम इंटू जी साइन अल्फा, और इसका फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, म्यू इंटू एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर m से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? जी साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा। ये बराबर क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ एसेंडिंग एक्सेलरेशन। ठीक, अब बात ये आती है कि जो टाइम का ये वैल्यू दिया है, टाइम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2l बाई जी होता है। तो जी यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग एक्सेलरेशन है। तो अगर हम बात करते हैं असेंडिंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ये बराबर हाफ ऑफ दी डिसेंडिंग टाइम। डिसेंडिंग टाइम कितना? अंडर रूट ऑफ 2l बाई डिसेंडिंग एक्सेलरेशन। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2l डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2l डिवाइडेड बाई ए डी। 2l कैंसिल, या बोल सकते हैं ए बराबर असेंडिंग एक्सेलरेशन बराबर 4 टाइम्स ऑफ डिसेंडिंग एक्सेलरेशन। डिसेंडिंग एक्सेलरेशन। अब आपको असेंडिंग भी पता है, डिसेंडिंग भी पता है। असेंडिंग में क्या दिया है? असेंडिंग एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू जी कॉस अल्फा। ये बराबर किसके है? 4 टाइम्स ऑफ डिसेंडिंग एक्सेलरेशन कितना? जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब हमें म्यू चाहिए, कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड इंक्लाइन। तो हमें म्यू चाहिए था, तो यहाँ पे जी साइन अल्फा इधर आएगा, तो ये वैल्यू इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ, तो 5 म्यू जी कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? 3 म्यू इन 3 जी साइन अल्फा हो जाएगा। तो देखें जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था? म्यू चाहिए था। ऑलराइट, तो यहाँ साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें म्यू चाहिए, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो 5 म्यू या म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 अल्फा हो जाएगी ये वैल्यू। अगर इसको अगर म्यू चाहिए
सिर्फ म्यू चाहिए तो आपको, तो बाकी ये दोनों डिवाइड कर दें तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 5 कॉस अल्फ़ा। 5 कॉस अल्फ़ा ये बराबर किसके, म्यू के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या है आपके पास साइन बाई कॉस, कॉस ये वैल्यू साइन बाई कॉस, ये क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा। तो यहाँ पे 3/5 टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 3/5 टेन अल्फ़ा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जे एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे ये क्वेश्चंस होंगे 5 के 5। तो आपका अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आप चाहें तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ बॉक्स फिल्ड विद सैंड ऑफ मास m when dropped in a point it starts sliding down at constant acceleration a। कह रहा है कि एक बॉक्स दिया है, ठीक, विद सैंड ऑफ मास m, इसका मास पूरे बॉक्स प्लस सैंड का मास m है, इज ड्रॉप्ड इन अ पॉन्ड, ठीक है, एक इसमें कहीं तालाब में डाला गया तो इस पे क्या हुआ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से नीचे जाने लगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से नीचे जाने लगा, स्लाइडिंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। फाइंड मास ऑफ द सैंड दैट शुड टेकन आउट सो दैट बॉक्स विल मूव अप इनसाइड द वाटर विद सेम एक्सेलरेशन a। कितना मास निकाला जाए कि ये पूरा सिस्टम जो है, अब पूरा सिस्टम जो है, मान लेते हैं कि अगर m1 जो है मास सैंड का निकाल लिया गया तो यहाँ पे क्या बचा, इसमें मास क्या बचा m-m1। तो इस पे देखा ये गया कि ये ऊपर जाने लगा। ये दो केस लगाने हैं हमें। तो पहले केस में m इंटू जी नीचे है, बायंसी फोर्स लगेगा, अगर किसी पॉइंट में कोई चीज़ रखा जाएगा तो उस पर बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो इसको एफ बी मान लेते हैं। अब यहाँ पहला इक्वेशन लगाते हैं, एफ नेट बराबर एम ए, न्यूटन्स लॉ से एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है अभी, तो मतलब एम इंटू जी माइनस एफ बी बराबर बायंसी फोर्स इज इक्वल टू एम। दूसरे केस में ये कह रहा है कि कितना सैंड निकाला जाए कि जो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाने लगे। तो हमने मान लिया कि m1 सैंड निकालने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी अभी बायंसी किधर लगेगा, बायंसी तो ऊपर लगेगा। अब लेकिन यहाँ पे वेट तो नीचे ही लगेगा। वेट कितना लगेगा, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, मतलब एफ नेट मतलब बायंसी फोर्स ज़्यादा है। एफ बी माइनस m-m1 इंटू जी, एफ नेट बराबर m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन ऊपर ही है। अब यहाँ पे लेकिन मास की वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू क्या बची m-m1 इंटू ए, ये बचा मास। अब इन दोनों, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा mg माइनस m-m1 इंटू जी बराबर m प्लस ma प्लस m-m1 इंटू ए। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, mg माइनस mg प्लस माइनस ये वाला प्लस m1g बराबर m इंटू ए प्लस m इंटू ए माइनस m इंटू a1, m1 इंटू ए। ऑलराइट, तो देखें ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए था, m1 की वैल्यू चाहिए थी। अब m1 को यहाँ पे ले आएंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ma, 2m इंटू ए, ये इधर आएगा तो 2 इधर क्या आ जाएगा, m1 कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a1, g प्लस a आ जाएगा, g प्लस a। ऑलराइट,
हमें m1 चाहिए था, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a। ये आपके पास दिस अमाउंट ऑफ सैंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू, यहाँ से इतना सैंड जरूरी है जो निकाल लोगे तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर जा चलने लगेगा। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे। सो इन कंटिन्यूएशन विद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज अ रिंग आर, एक रिंग है आर, इज मास m, इसका मास स्मॉल m है, इज अटैच टू अ ब्लॉक c ऑफ मास 2m, ये c है और m की वैल्यू दिया है डेट इज 2m बाई एन आइडियल स्ट्रिंग। इफ दिस सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, करेक्ट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रिलीज किया गया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक c, ये इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे टेंशन तो ऊपर लगेगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, दो टेंशन कभी होता नहीं। तो स्ट्रिंग के अलोंग जो है वेलोसिटी कंपोनेंट सब कुछ सेम रहेगा। तो एक बात बोल सकते हैं यहाँ से कि लेट सपोज यहाँ पे a1 एक्सेलरेशन है रिंग का, तो अगर v इनिशियल, चूँकि ये 0 है, v इनिशियल बराबर 0, तो इसका कंपोनेंट अगर हम ले लें डेट इज a1 कॉस ऑफ थीटा, मान लें थीटा एंगल है, a1 कॉस थीटा इज नथिंग बट a, इसके लॉन्ग स्ट्रिंग में लॉन्ग एक्सेलरेशन a ही होगा। तो यहाँ से एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या, अगर हम ब्लॉक c के लिए लिखें फॉर ब्लॉक c, तो c ब्लॉक का bd क्या होगा, ये c है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए अगर हम देखें सी वाले ब्लॉक का अगर bd लिखें, इसका कैपिटल M दिया है, तो m इंटू जी नीचे जाएगा, m इंटू जी नीचे जाएगा, mg माइनस टी ऊपर है बराबर m इंटू ए। और अगर इसके लिए रिंग के लिए लिखें, रिंग का मास m है, तो t cos थीटा बराबर स्मॉल m इंटू a1, a1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर a बाई कॉस थीटा, तो यहाँ आप क्या लिख दें a बाई कॉस थीटा a1 के जगह पे। अब t की वैल्यू क्या आ गई, t बराबर स्मॉल m इंटू ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस t की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल m इंटू जी माइनस t के जगह पे क्या रख देंगे, स्मॉल m इंटू ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर कैपिटल M इंटू ए। ऑलराइट, अब यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन दिया है, तो वो वाला यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और यहाँ भी 2m हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से देखें m ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू मुझे पता है, कॉस स्क्वायर 30, थीटा बराबर 30 दिया है, 3/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2g माइनस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3/4। ऑलराइट, ये बराबर किसके, 2a के। तो अगर इसको इस साइड कर देंगे तो 2g इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू डेट वी आर गेटिंग, डेट इज 2a प्लस 4a/3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 4 डेट इज 10a/3। 2g बराबर 10a/3। हमें क्या चाहिए था, हमें a चाहिए था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6g डिवाइडेड बाई 10 बराबर a, या इसको लिखा जा सकता है 3/5, a बिकम्स 3g/5। तो ये आपका एक्सेलरेशन a आ जाएगा, जिससे ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा नीचे की तरफ, और आंसर इज 3g/5। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे नीट क्वेश्चन नंबर। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हैविंग लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ about a vertical axis. The maximum tension that a string can bear is
दिस इज मैक्सिमम टेंशन अप टू विच द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट इज आस्किंग फॉर ओमेगा। तो आपके पास क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग दिया है जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे एक मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी लंबाई l दिया है, यहाँ पे मास m है, ठीक। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है डेट इज 0.5। तो ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे देखें तो ये l दिया है, ये अगर थीटा दिया है तो l cos थीटा ये वाला, l sin थीटा ये, r बिकम्स l sin थीटा, ठीक। और यहाँ पे थीटा के बारे में कुछ बताया नहीं है, थीटा इज हाउ मच, इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आप अभी क्या करना है कि ये इसका अगर मान लेते हैं टेंशन T है, तो ये हॉरिजॉन्टल से ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो इसके T के दो कंपोनेंट, ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे T cos थीटा अपसाइड, और ये वाला क्या हो जाएगा, T sin थीटा ये वाला हो जाएगा। अब एक इसका देखो, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो mg विल बैलेंस बाई T cos थीटा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ये और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अगर बराबर करें एम आर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट टी साइन थीटा। अब एम इंटू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बिकम्स टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड आउट, सो एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट टी। तो यहाँ पे ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम इंटू एल, टी बाई एम इंटू एल। लेकिन ओमेगा मैक्सिमम तब होगा जब मैक्सिमम, लेंथ तो मैक्सिमम हो नहीं सकती, मास भी कांस्टेंट है, वो मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो देयर शुड बी टी मैक्सिमम एंड टी मैक्सिमम गिवन इन द प्रॉब्लम। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाई एम, और एल की वैल्यू कितना है, एम भी 0.5 एल भी 0.5, 0.5 इंटू 0.5। तो आपके पास ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी जेई एडवांस का ही प्रॉब्लम आया है। सो स्टे ट्यून विद रिड्यू फ्लाई जेई नीट क्वेश्चन नंबर 5, कंटिन्यूएशन विद क्वेश्चन नंबर 5। कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद रेडियस दिया है 10 मीटर, विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। A pump bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod. The angle made by rod with vertical. मान लेते हैं कि ये रॉड है जो कि कार की छत से लटकी है और इस पे यहाँ पे मास m दिया है, ठीक। ये एंगल थीटा मैक्सिमम बना सकती है जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगी, क्योंकि कार जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रही है, तो ये भी ऐसे घूमेगा। अगर मान लो कि अगर ऐसे मोशन कर रही है तो देखा होगा आपने, ऊपर अगर कोई चीज़ लटकी होती तो भी क्या होता है, थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है, मतलब वर्टिकल से। तो मान लिया थीटा इंक्लिनेशन हो गया, तो यहाँ पर इसमें टेंशन टी है, तो यहाँ पे बस बैलेंस कर दें, एम इंटू जी नीचे लगेगा और ये वाला क्या लगेगा, टी कॉस थीटा लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टी साइन थीटा, और ये किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करेगा। बस अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो एक बात बोल सकते हैं, टी कॉस थीटा इज नथिंग बट एम इंटू जी, और क्या बोल सकते हैं, टी साइन थीटा इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये इक्वेशन 1 कर लें, इसको 2 कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी। तो यहाँ से एम कैंसिल, वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। अब v की वैल्यू मुझे पता है, v की वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री।
तो ऐसे भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत साल पहले आया करते थे, फिलहाल अब नहीं आते इस टाइप के। अब मेंस में ये मतलब ये स्टैंडर्ड मेंस का हो गया है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और अच्छे से दम लगा के पढ़ाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।